में, और ये जी दौर चलेगा, लेकिन हमेशा नहीं चलेगा। वक्त समय परिवर्तनशील है। जी, प्रकाश जी आपके पास आता हूं। मणिपुर तो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है साहब, जहां पे आर्मरी को खोल दिया गया कि आइए हथियार ले जाइए। ये स्थिति भारत में कभी पैदा नहीं हुई थी। जिसे हम लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बोल रहे हैं वो गृह युद्ध है हिंदू और क्रिश्चियंस के बीच में, बिल्कुल स्ट्रेट सर। अब तो बंकर बन गए हैं, खाइयां बन गई बीच में, इधर लोग हथियार लेके खड़े हैं, वहां उधर हथियार लेके खड़े हैं। 50,000 कुकीज शरणार्थी बन के मिजोरम में, मिजोरम की सरकार बैक कर रही है सेंटर से 2 महीने से कि हमको कुछ पैसे दो, कुछ रसद दो, कुछ दवाइयां दो, नहीं दे रहे हैं साहब। जब आपका रवैया अपने देश के एक बड़े क्षेत्र में, और वहां पे 3 जनजातियां हैं, कुकी हैं, चिन है, मिजो है, इनको मिला के जो कहा जाता है, और ये 3 देशों में बटी हुई है, म्यांमार में, भारत में और बांग्लादेश में। इनका आपस में आना जाना भी है। आप यकीन मानिए इनके अंदर आक्रोश किस लेवल का है। अलगाववाद की बातें शुरू हो गई हैं वहां पर सर, मैं आपको सच कह रहा हूं। वहां से अलगाववाद के स्वर फूटने शुरू हो चुके हैं। आपको पता है कि चीन आपका दुश्मन है, वो सारी चीजें उनको सप्लाई भी करेगा। आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं कि जिसके द्वारा देश के अंदर विभाजन की रेखाएं पक्की हो जाएं, एक और 1947 हो जाए? क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? ऐसा क्या अहंकार और आपको घमंड है कि आपको लगता है कि वहां कुछ हो ही नहीं सकता? दरअसल 75 सालों में मैंने किसी राज्य में मैंने गृह युद्ध की परिस्थिति नहीं देखी, मणिपुर में देखी सर, जिसे लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं, और जिसको भारत की आर्मी के जनरल अनिल चौधरी सीडीएस वो कहते हैं कुछ झड़पें हो रही हैं वहां पर। ये झड़प नहीं है साहब, जिनको आप झड़प कह रहे हो ना, वो कुछ और है। और अभी भी सीरियसनेस नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यकीन मानिएगा इस आग को फैलते देर नहीं लगती। पूरा नॉर्थ ईस्ट इसकी चपेट में आ गया। 3 राज्य आ चुके हैं सर, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये आग कब फैलेगी? अरुणाचल में जाएगी, और मेघालय भी सारा क्रिश्चियन राज्य, मैं आपको बता दूं, वहां तक भी पहुंचेगी, फिर असम तक जाएगी। जब अराजकता की आग फैलती है ना, तो लोग बच नहीं पाते सर। ये दावानल है, और दावानल जब आता है ना तो सब भस्म कर देता है। प्रकाश जी। धन्यवाद दिनेश जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इस कार्यक्रम में शामिल किया। राजू विलियम्स साहब और हरि देसाई जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतने अर्थपूर्ण बातें कह दी कि मेरे पास कहने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दे मैं जरूर उठाना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मैं आपके इस बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि भारत इतिहास के उस मोड़ पर खड़ा है जहां चारों तरफ विभाजन की रेखाएं हैं, जहां सोवियत संघ 1991 में था। मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मेरा यह मानना है कि देखिए, जो कुछ हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके बारे में राजू विलियम्स सर ने बहुत अच्छे से बता दिया है। आप भी जानते हैं बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा। हरि देसाई साहब ने भी बहुत अच्छे से अपनी बातें कही। दूसरी बात आप ये देखिए कि इस सब के पीछे ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, हो सकता है भारत सरकार गलत कर रही है, इसमें मुझे कोई दो मत नहीं, गलत कर रही है, गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत अलग है और भारत सरकार अलग है और भारतीय जनता पार्टी अलग है। 3 बातें। और राजू विलियम्स साहब की मैं फैन हो गया, इतनी बढ़िया से उन्होंने अपनी बात कही, संदर्भ सहित कही। आप ये देखिए कि इस भूभाग के इतिहास में पिछले 2500 साल में 24 विभाजन हुए देशों, 24। 1857 से 1947 तक 7 नए देश बने हैं। और जब भारत 15 अगस्त 1947 को बना था, तब उसमें कौन से राज्य थे? तब उसमें भोपाल नहीं था, त्रावणकोर नहीं था, जूनागढ़ नहीं था, कश्मीर नहीं था, गोवा नहीं था। और बाद में ये राज्य मिले। गोवा 1961 में समझौता हुआ, 61 के अंत में गोवा भारत में मिला। यही हाल दमन दीव की है। पांडिचेरी 1962 में मिला। सिक्किम 1962 में भारत में विलय हुआ। मणिपुर 1975 सिक्किम 1975 जी, मणिपुर 1949 में मिला, त्रिपुरा 1949 में मिला। और आप ये देखिए कि जो मिलते गए, जब गोवा की मुक्ति की बात आई तो कितने देशों ने भारत का समर्थन किया था, कितने देश चाहते थे कि गोवा अलग देश बने, लेकिन बना नहीं बना। हैदराबाद का विलय हुआ,
जब 1947 में भारत आजाद हुआ तब आप देखिए कि नेताओं का एक वर्ग था, बल्कि दो वर्ग थे। एक वर्ग था जो दलितिस्तान की मांग कर रहा था, पाकिस्तान के अलावा एक दलितिस्तान की मांग भी थी। एक और मांग थी दक्षिण भारत में, खास करके तब के मद्रास और आज के चेन्नई, उस इलाके में एक अलग अलग देश की मांग थी। हमने तमाम बाधाओं को पार किया है। इस देश को आप छोटा मोटा बीजेपी या नरेंद्र मोदी की जागीर नहीं है देश। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं और उनकी विल काम करेगी। और ये बात जानते हैं हमारे नेता भी, अगर उन्होंने जनता की भावनाओं की कदर नहीं की तो लोग उन्हें लात मार के पीछे हटा देंगे, उन्हें रहने नहीं देंगे। तो ये सोचना कि ये जो हो गया है अंतिम है और विभाजन की बेला, आप खालिस्तानियों के आंदोलन, ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले के कुछ वर्षों की याद कीजिए, किस तरह एक प्रस्ताव पारित किया गया था और उस प्रस्ताव पर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कहा गया था और ये कहा गया था कि हमें अलग देश चाहिए। और कौन उसके पीछे था? पाकिस्तान पीछे था। अभी भी आप देखिए कौन पीछे था? पाकिस्तान था। और त्रिपुरा में जो कुछ हो रहा है या मणिपुर में हो रहा है, मिजो में हो रहा है, मेघालय में हो रहा है, इन सारे राज्यों, ये सब सीमावर्ती राज्य हैं। और मत भूलिए कि चीन ने नेपाल में क्या किया, चीन ने श्रीलंका में क्या किया, चीन ने भूटान में क्या किया, चीन ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या किया। तो हमारी मुख्य चुनौती चीन है, उससे बड़ी। और अगर चीन से भारत निपट लेगा तो हम उनसे भी निपट लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी निजी राय है। बाकी इस देश के साथ जो कुछ हो रहा है, आप देखिए, भारत जैसा विलियम साहब ने इतने अच्छे तरीके शब्दों में कहा, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास हुआ, लाला जगत नारायण की हत्या हुई, चुने हुए लोगों की हत्याएं होने लगी, तमाम हत्या होने लगी। और फिर 1984 में 3 दिन तक लगातार ऑपरेशन ब्लू स्टार चला। लोगों ने कहा अब तो देश विखंडित हो गया। और अभी भी आप देखिए, भारत के कई देशों में भारत के प्रति जो भावनाएं हैं वो अच्छी नहीं है। कनाडा के ट्रूडो जी भारत आते हैं और वो आधिकारिक यात्रा के अलावा निजी यात्रा करते हैं और किन लोगों से मिलते हैं, और कनाडा में वो कितने लोगों से मिलते हैं जो अलगाववादी हैं भारत के लिए। मेरा कहना है माननीय ट्रूडो जी से, आपको अलगाववादियों से बहुत श्रद्धा है। ट्रूडो साहब, कनाडा के माननीय नेता, आप खालिस्तान के लिए अपने देश में जगह दे दीजिए। कनाडा में बहुत सिख लोग रहते हैं, 4 वहां कैबिनेट मंत्री हैं सिख। तो कनाडा में खालिस्तान बनना चाहिए। बेचारे सिखों का देश नहीं, उनका देश होना चाहिए खालिस्तान के। और कनाडा के पास जमीन तो बहुत सारी, बना ले। हमारे देश में आके आप विभाजन की बातें करेंगे और फिर अपेक्षा करेंगे कि प्रधानमंत्री आपको लेने एयरपोर्ट आए, तो ये तो संभव होगा नहीं। तो जहां तक देश की विदेश नीति है, कोई भी सरकार हो, चरण सिंह जी की सरकार हो, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, इंदिरा गांधी की सरकार हो, जवाहरलाल नेहरू की सरकार हो, कोई भी सरकार हो केंद्र में, वो आंखें मूंद के नहीं बैठी है और ना बैठ सकती है, वरना देश की जनता उसे एक लात मार के बाहर कर देगी। और जनता कैसे बाहर करती है ये आप जानते हैं, इतिहास के कूड़ेदान में उठा के उन नेताओं को पटक देगी, जहां उन पर कोई थूकने वाला भी नहीं आएगा, कुत्ते भी वहां नहीं पहुंचे। तो एक तो बात है कि भारत को जो आप ये देखिए कितनी जलन है हमारे पड़ोसियों को, चीन को, पाकिस्तान को कितनी जलन है कि ये देश आजाद हुआ 1947 में, फिर कश्मीर मिल गया, अलग अलग राज्य मिलते गए, अलग अलग रियासतें मिल गई, भोपाल रियासत मिल गई, जूनागढ़ मिल गई, हैदराबाद मिल गया। गोवा मुक्त हुआ तो गोवा को भारत ने मिला लिया, अलग देश बनाना था। सिक्किम को भारत ने मिला लिया। ये छोटी मोटी घटनाएं नहीं थी जिनसे पूरी दुनिया भारत के प्रति ईर्ष्या भाव भी रखती थी, जलन भी मतलब और द्वेष भी रखती थी, और वो देश अभी तक जारी। आप फ्रांस में देखिए, इतनी आजादी की बात करते हैं, फ्रांस में क्या हो रहा है? अमेरिका में अश्वेतों के साथ जब अश्वेत व्यक्ति को गोली मार देता है या गले पे से घुटना रख के मार देता है एक श्वेत पुलिसकर्मी, तब अमेरिका की मानवीयता उजागर नहीं होती। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मणिपुर में हो रहा है सही हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। किसी के साथ भी, एक व्यक्ति के साथ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पंचायत करने वाले देश आ गए हैं, ये पहले अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते? ये पहले अपने गिरेबान में झांके, फिर भारत के बारे में सोचे। और भारत में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इससे सहमत नहीं हूं कि भारत उस मोड़ पर खड़ा है जहां सोवियत रूस 1991 में खड़ा था। याद कीजिए, सोवियत रूस का उपयोग भी अमेरिकी मीडिया ने
वो गोरबाचोव के बारे में, गोरबाचोव को क्या हीरो बना दिया था, और पेरेस्ट्रोइका और क्या क्या चीजें कही गई थी, ये तो बड़े क्रांतिकारी हैं, और ये कम्युनिस्ट सरकार के बदले पूंजीवादी सरकार लाएंगे, इसी उम्मीद में किया था। तो ये रूस जो विकसित हुआ ये भी अमेरिकी षड्यंत्र का हिस्सा था। लेकिन यह कहना कि एक बार उन्होंने वो कर लिया तो भारत में भी करते रहेंगे, आप ये बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उस लोकतंत्र को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं बनाया, किसके कहने, कौन है? तो आप अतीत में जाएंगे तो मुझे लगता है भारत ने जो उपलब्धियां हासिल की है, इतनी जो हमारी विविधता है, ये विभाजन के लिए नहीं है, यह हमारी शक्ति है। और जिस देश में हजारों भाषाएं बोली जाती है, हजारों जातियां रहती है, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, वहां एक पड़ोसी स्पॉन्सर्ड जो भी हो रहा होगा, मुझे लगता है कि पड़ोसी द्वारा स्पॉन्सर्ड है, भारत सरकार की इसमें बहुत गलती है, लेकिन 1991 की स्थिति में देश है, मैं इसको मानने के लिए मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता दिनेश जी। बस इतना ही कहना चाहता हूं। महत्वपूर्ण बातें कही आपने। मैं सेंगर साहब के पास आऊंगा।